नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब बात राष्ट्र निर्माण की करते हैं तो बात होती है देश की आधी आबादी की भी, और जब आधी आबादी की बात करते हैं, बात महिलाओं की करते हैं, तो कई बार ये विषय आता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जाए। लेकिन यदि हम भारत को देखते हैं, भारत को समझते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये लगेगा कि यदि भारत में रहकर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बात थोड़ी अटपटी जरूर लगती है। और वो अटपटी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस प्रकार का उदात्त विचार भारत का विचार रहा है। और केवल यही नहीं, इस विषय को बहुत सरलता से, सहजता से जनमानस के बीच में यदि ले जाना था तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बात भी हमारे समक्ष रखी कि यदि आपको बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती के चरणों में बैठना पड़ेगा, आपको यदि धन की आराधना करनी है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ेगी, और यदि आपको शक्ति संपन्न होना है तो आपको दुर्गा के चरणों में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीवन महिलाओं के बिना अधूरा है, और जीवन में यदि शक्ति का कोई पुंज है तो वे हैं महिलाएं। राष्ट्र निर्माण और राजस्थान की वीरांगनाएं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर निमिषा जी गौड़। निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा जी शिक्षाविद हैं। सबसे पहले निमिषा जी आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जब हम भारत के विचार की बात करते हैं, भारत में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू हम देखते हैं तो अनेक गांवों में आज भी ये स्थितियां बनी हुई रहती हैं कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलना मुश्किल होता है। पर्दा प्रथा जैसी बातें भी हम सामान्यतः समाज में बहुत वर्गों में अभी भी देखते हैं। ये सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। किस प्रकार से संभव हो पाया है? विवेकानंद जी, आपने ठीक कहा कि आज भी ग्रामीण परिवेश में यदि हम बात करें स्पेसिफिक राजस्थान की, तो पर्दा प्रथा को देखा जा सकता है। मूल हमारे स्वभाव में कभी रहा नहीं। ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने वाली भारत की यदि महिला की बात की जाए तो उसका पार्टिसिपेशन सोशल लाइफ एज वेल एज इन द फैमिली लाइफ बहुत रहा है। और मुगलों के समय में जब मुगल आक्रामक हुए, मुगलों के समय में जब महिलाओं के बलात् और अपहरण किए जाने लगे, उस समय परिवार तक उसकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसके मद्देनजर उनको सीमा में रहना मजबूरी थी। लेकिन आज के परिदृश्य में बात की जाए तो आज महिला बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, या सेना हो या आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। जल थल नभ की सीमाओं को लांघ करके महिला ने अपने सशक्तिकरण के साथ में अपनी शक्ति का भी परिचय दे दिया है। ग्रामीण परिवेश में आज वो समस्या है जिसको हम शिक्षा से और जागरूकता से और एक कहते हैं ना, एक पूरे सामाजिक परिदृश्य को बदला जा सकता है। लेकिन आज वो एक चुनौती है जिसको आज पूरा समाज सामना कर रहा है। तो चुनौती का सामना पूरा समाज कर रहा है, और जल थल नभ की सीमाओं को पार करके भी महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं और देश के विकास में निश्चित रूप से अपना योगदान भी दे रही हैं। जब हम राजस्थान की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो खासतौर पर हम निमिषा जी बात करना चाहेंगे स्वतंत्रता संग्राम की, और स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की किन वीरांगनाओं का प्रमुख योगदान रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, विवेकानंद जी बाल बच्चियों से लेकर के उम्र दराज महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न केवल उन्हें नेतृत्व दिया, अपितु कई जगह पुरुष वेश में उन्होंने बम भी बनाने सीखे। ये आप देखिए, भरतपुर से लेकर के कोटा तक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, हर प्रांत की अपनी एक अलग अलग घटनाएं हैं। जिन घटनाओं का, कुछ घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगी। डूंगरपुर की वो भील बच्ची जिसे काली बाई या काली देवी के नाम से जाना जाता है, उस बच्ची की शिक्षा में जब अवरोध किया ब्रिटिश के समय में के जो अधिकारी थे, तो वहाँ नाना भाई के घर में ही विद्यालय चल रहा था। वो विद्यालय के समय वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ में अंग्रेजी अत्याचारों की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। बर्दाश्त नहीं हुआ, सैनिक भेज दिए और विद्यालय बंद करा दिया। और उनके जो अध्यापक थे सेंगू भाई, उनको अपनी जीभ से बांध करके ले जाने लगे। तो काली बाई ने डट के विरोध करके सामने आई और उसने कूद करके वो रस्सी जो है ना अपनी दांतली से काट दी, जिस रस्सी से उनको बांध के ले जाते थे।
बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं पर ही गोलियों से भून दिया उस बच्ची को। शिक्षा की अलख जगाने के लिए कूद पड़ी थी वो। पूरा गांव एकत्र हो गया और उन सैनिकों को, उनको सबको भागना पड़ा वहाँ से। तो उस बच्ची ने एक स्वाधीनता की अलख के साथ में अंग्रेजी अत्याचार का जो विरोध उस भील बच्ची ने किया, वो भील आज भी उसको नमन करता है। तो कालीबाई ने जिस तरीके से शिक्षा की अलग जगाने के लिए अंग्रेज़ों का विरोध किया, निश्चित रूप से इस दौर में भी वो वंदनीय हैं और उनसे आज सभी समाजों को प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है। जब हम राजस्थान की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो अंजना देवी का नाम भी प्रमुखता से आता है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से अंजना देवी की भी जानकारी वो दर्शकों तक पहुँचे। विवेकानंद जी, देखिए, अंजना देवी जी एक ऐसी महिला थी जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हुई। बिजोलिया आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसानों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के साथ में उन्होंने 500 महिलाओं के जुलूस के साथ में सामना किया कि हमारे किसान भाइयों को आप छोड़ो। तो ऐसी दृढ़ता जो है पहली महिला थी जिसने राजस्थान में दिखाई। उसके बाद तो एक क्रम चलता रहा जी, तो लगातार क्रम चलता रहा और वास्तव में महिलाएं समय समय पर जो है वो समाज को प्रेरित करती रही और ये भी निर्देश देती रही कि अत्याचार को सहन नहीं करना है, अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। और इस संदर्भ में हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। निश्चित रूप से यदि कहीं भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। और हमारे भारत का मूल विचार तो वास्तव में यही है कि आप शक्ति संपन्न बनिए, आप गुणवान बनिए, आप ज्ञानी बनिए और वो सब आपको समाज से मिलने वाला है, उसे आपको समाज को ही देना है। और इस परिप्रेक्ष्य में भी हमने सबने सुना ही होगा कि एक संस्कृत में सुभाषित कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए नहीं है, धन मद के लिए नहीं है और शक्ति किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। वास्तव में आप शक्तिशाली हैं तो उस शक्ति का उपयोग कीजिए। निर्बल की सहायता करने में, कहीं अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर आपको आना पड़ेगा और ये ही बात भारत को विशिष्ट भी बनाती है। निमिषा जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जब राजस्थान की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम को लेके या अन्य कोई आपको उदाहरण इस प्रकार के ध्यान में आते हैं राजस्थान में कि कुछ प्रमुख घटनाएं ऐसी हुई जिनसे आज भी समाज प्रेरणा ले सकता है कि राजस्थान में ये कुछ विशेष घटनाएं ऐसी हुई कि जहां महिलाओं ने आगे आकर नेतृत्व किया हो और पूरे समाज को जो है वो हम कह सकते हैं प्रेरणा दी हो? विवेकानंद जी, अनगिनत घटनाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाली राजस्थान की महिलाओं की, लेकिन कुछ घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगी। जैसे हमारी सत्यवती देवी जी जो भरतपुर प्रजामंडल से आती हैं, वो अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में उन्होंने गिरफ्तारी दी। और आप ये देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की महिलाओं ने एक साथ झंडा उठाया और उन्होंने त्रिवेणी संगम स्थापित किया। कहा कि अब आपको राजस्थान से अंग्रेजों को जाना ही होगा। ऐसा करने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उनके जो जत्थे में महिलाएं थीं, जिसमें से 30-35 महिलाएं ऐसी थी जिनके हाथ में दूध पीते बच्चे थे, उन महिलाओं को बच्चों से अलग किया, गिरफ्तार किया और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो एक ऐसी घटना थी जिसकी चित्कार में भरतपुर प्रजामंडल की सारी महिलाएं आई और उन्होंने धरना दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई जी। निमिषा जी, अंग्रेजों को टूटना पड़ा जी, फिर उन बच्चों को छोड़ना पड़ा जी। इसी क्रम में सत्यभामा जी का भी नाम आता है। हम चाहेंगे दर्शकों तक उनकी भी कहानी पहुंचे, उनकी भी जानकारी पहुंचे। गांधी जी की मानस पुत्री उनको कहा जाता था। किस क्षेत्र में, किस प्रकार से उन्होंने काम किए सत्यभामा? मूलतः बूंदी की है श्रीमती सत्यभामा। और 1932 में जब अजमेर ब्यावर आंदोलन हुआ तो उन्होंने उसको पूरे को नेतृत्व दिया और 1942 के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया।
और आप ये देखिए कि बिजोलिया से लेके बेगू किसान आंदोलन तक सारी महिलाओं को नेतृत्व देने वाली अनेक महिलाओं में से एक वो थी, क्योंकि इसीलिए उनको गांधी जी की मानस पुत्री भी कहा गया। जी, तो गांधी जी की मानस पुत्री उनको कहा गया और इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे को राजस्थान में देखने को मिलते हैं। लेकिन विशेष रूप से जब हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान का जिस तरह का परिवेश है निमिषा जी, अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, और जब पहले की बात करें तो वास्तव में गांव भी क्या, दूर दूर जिस प्रकार से ढाणियाँ हुआ करती थी, साक्षरता बहुत कम थी, और ख़ासतौर पर महिला साक्षरता की दिशा में तो ये कहा जा सकता है कि बहुत अधिक गुंजाइश थी काम करने की। उन परिस्थितियों में आखिर क्या कहाँ से प्रेरणा इन महिलाओं को मिलती थी, किस प्रकार से ये आगे आकर उन विषम परिस्थितियों में भी काम कर पाती थी? विवेकानंद जी स्वतंत्रता सेनानी हमारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में गए तो उनसे प्रेरणा लेकर के, चाहे वो विदेशी कपड़ों की होली जलाना हो या अंग्रेजों के दिए हुए जो कानून थे और किसानों पे लादने वाले कानून थे, उनका पुरजोर विरोध करना हो, डटकर सामना किया। एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि जयपुर में नारंगी देवी जी ने महारानी कॉलेज के अंदर झंडा फहराया, तो वहाँ जो जितने भी ब्रिटिश अधिकारी खड़े थे उन्होंने विरोध किया, डंडे से पीटना चालू किया उनको, पिटती रही, खून बहता रहा, लेकिन डटकर खड़ी रही। उनका खून बहता हुआ देख करके वहाँ एक महिला कर्मचारी कार्य कर रही थी, तो वो अपना काम छोड़ करके आई और उसने अपनी कपड़ों से उसके खून बहते हुए खून के जख्मों को रोका, जिससे कि उसका खून बहना बंद हो, लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया। ऐसी हमारी नारंगी देवी जी थी। इसी तरह से मैं श्रीमती नारायण देवी, अपनी 4 पुत्रियों के साथ में उन्होंने गिरफ्तारी दी और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जिसमें एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी आपको कि पुरुष वेश में बम बनाना सीखना, बम इसलिए कि सुरक्षा के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान किया जा सके, तो जिससे कि अंग्रेज अधिकारियों को बिल्कुल शक नहीं होता था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैसे सजग रहें और स्वाधीनता की आग ऐसी सुलगे कि इन विदेशी आक्रांताओं को हमारी माँ माटी को छोड़ के जाना ही पड़े। जी, निमिषा जी, जब बात राजस्थान की वीरांगनाओं की करते हैं तो रमा देवी पांडे का नाम भी ऊपर आता है। हम चाहेंगे रमा देवी पांडे के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, रमा देवी जी शिक्षा की अलख जगाने वाली एक ऐसी वीरांगना थी जिनका नाम हमारे साथ लेने वाले जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कैसे उस समय किससे प्रेरणा मिली इनको, तो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में कदम तर कदम मिलाने वाली, उनको मार्गदर्शन देने वाली कई क्षेत्र में ऐसी हमारी रमा देवी जी थी, जिन्होंने एक ऐसी अलख जगाई जिससे प्रेरित होकर के अनेक महिलाएं अपनी पर्दा प्रथा छोड़ी, कईयों ने पुनः विवाह भी किए, 11 वर्ष की उम्र में पुनः विवाह भी करके एक प्रेरणा दी, क्योंकि उस समय तो ऐसी स्थितियां थी कि बाल विवाह हो जाया करते थे और बच्चियों को बलात् निकाल करके मुगलों के शासनकाल से चली आ रही परंपरा को अंग्रेजों ने भी कायम रखा। तो उन स्थितियों में छोटी छोटी बच्चियां विधवाएं हो जाती थी। तो हमारे जितनी भी महिलाएं रही हैं, चाहे वो रतन शास्त्री हो, चाहे वो रमा देवी हो या नारायणी देवी हो, इन सब की प्रेरणा सूत्र बन करके एक साथ एकजुट होकर के इन्होंने राजस्थान के एक परिदृश्य से अंग्रेजों को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। निमिषा जी, आपने ये कुछ उदाहरण बताए इस प्रकार से राजस्थान की वीरांगनाओं के, जो वास्तव में हम कह सकते हैं कि इनको यदि विस्तार से पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक इनकी कहानियां हैं, इनकी घटनाएं हैं। लेकिन हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो अब इस दौर में जबकि महिला शिक्षा भी बढ़ी है, साक्षरता दर भी बढ़ी है और साथ ही समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण भी मिल रहा है, अनेक प्रकार के चुनाव लड़के भी महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन जब हम दूसरा पक्ष देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं कि सरपंच कोई महिला है या जिला प्रमुख कोई महिला है, लेकिन नाम की जो है वो प्रमुख महिला है और काम अधिकांश पुरुष करते हैं। इतना समय बीतने के बाद भी, इतना समृद्ध इतिहास है, इतनी समृद्ध विरासत है, उसके बाद भी इस प्रकार की स्थितियां सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए विवेकानंद जी, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों को सींचना होगा, तभी प्रफुल्लित होकर के आज का हमारा आचार विचार और व्यवहार आएगा। समस्याएं आज भी हैं, क्योंकि हम
आगे तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ में सशक्तिकरण की बात करने के साथ में सशक्त होना भी ज़रूरी है। लेकिन विवेकानंद जी, अब धीरे धीरे जैसे हम 21st सेंचुरी में डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि गांव के परिदृश्य में क्या कार्य हो रहा है। यदि सरपंच महिला है तो उसके क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहा है, ये देखने को हमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत मिलता है। एक उदाहरण मेरे सामने है, भिलवाड़ा की जो पंचायत समिति है देवरिया, वहाँ की सरपंच है किस्मत गुर्जर, जिन्होंने कोरोना काल में भी सैनिटाइजेशन से लेकर के अभी उन्होंने एक ओपन जिम तक का उद्घाटन कराया और वहाँ की स्कूल को पूर्णतः डिजिटल किया है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हाँ पुरुष प्रधान जिसे कहा जाता है तो ये सरपंच पति वार्ड पति का चलन आज भी है, लेकिन अब आगे नए भारत की जो महिला है वो नवाचार के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और परिवार के सामंजस्य के साथ में सामाजिक परिदृश्य में सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रही है। निमिषा जी, राजस्थान की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से अमृता देवी की चर्चा किए बिना मुझे लगता है कि ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल स्वयं का ही नहीं अपितु पूरे गांव को जिस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया, हम चाहेंगे कि उनकी भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। देखिए उनकी जानकारी तो राजस्थान क्या पूरे भारत भर में नहीं पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण प्रेमी के रूप में हमारे दर्शकों को पूरी होगी। बस मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं तो पर्यावरण की जो हमारी संरक्षण में एक महती भूमिका उन्होंने निभाई है, तो हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि जिन संसाधनों को हम पुरजोर उपयोग में लेते हैं उन संसाधनों को देने वाली पृथ्वी का हम संरक्षण और संवर्धन करें, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी अमृता देवी जी को। अमृता देवी जी के संदर्भ में हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि राजस्थान में खेजड़ली जो गांव है जोधपुर के निकट, वहाँ पर आज से लगभग 300-350 वर्ष पहले जो घटना हुई, वहाँ के राजा को लकड़ियों की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा खेजड़ली गांव में और कहा कि पेड़ काट कर लाइए। जैसे ही अमृता देवी को पता लगता है वो जाके पेड़ों के चिपक जाती हैं और उन सैनिकों को कहती हैं कि नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे। और जब सैनिक वहाँ पर बल प्रयोग करते हैं तो अमृता देवी का साथ देने के लिए उनकी पुत्रियाँ, उनके परिजन, उनके गाँव के और अनेक लोग आते हैं और बिना अपने जीवन की परवाह किए, अपने जीवन को दांव पर लगाकर वो अमृता देवी उन वृक्षों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व हम कह सकते हैं समर्पित कर देती हैं, अपना जीवन दांव पर लगा देती हैं। ऐसी अमृता देवी राजस्थान की श्रेष्ठ वीरांगनाओं में हम कह सकते हैं कि शिखर पर आती हैं और उन्होंने जो विचार उस दौर में दिया कि पर्यावरण संरक्षण आने वाले समय में आपके समक्ष कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। आज के जो मनीषी हैं, आज के जो विद्वान हैं, वे कहने लग गए हैं कि यदि आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप उन भगवान के साथ वास्तव में भगवान कौन है उनकी पूजा करेंगे तो भगवान भैसे भूमि गैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर, और उनकी पूजा किस प्रकार से हो सकती है। तो पूजा शब्द पू और जा 2 अक्षर से बना है। पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी। यदि आपने इस आज के भगवान की पूरी जानकारी कर ली तो निश्चित रूप से अमृता देवी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और उनके बताए मार्ग पर यह देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व आगे बढ़ सकता है। निमिषा जी, जब हम बात राजस्थान की वीरांगनाओं की कर रहे हैं, बात वर्तमान दौर में चुनौतियों की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम राष्ट्र निर्माण और महिलाओं की उसमें भूमिका, तो निश्चित रूप से एक बात ये भी ध्यान में आती है कि जिस तरीके से हम कहते हैं आज के दौर में कोई मशीन है, उसमें इनबिल्ट कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि उसके आधार पर वो काम करता है। क्या महिलाओं के विषय में ये बात कही जा सकती है कि महिलाओं पर मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी है, जो सदियों से चलती आ रही है, अपने घर परिवार को संभालना, और उस घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी के बाद में आप बाहर जाकर भी जिस प्रकार से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं, आखिर किस प्रकार से ये सब मैनेज हो पाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विवेकानंद जी, परिवार व्यवस्था तो दुनिया को भारत की देन है जी, और इसको पल्लवित और संवर्धन करके संरक्षित करने वाली महिला है, क्योंकि महिला ही है जो परिवार के हर सदस्य के साथ सामंजस्य बैठाने के
साथ साथ अपनी सार्वजनिक रूप से भूमिका निभाती है। आज अब बात कर रहे हैं कि कैसे मुझे इंदुमती गोयका का याद आता है, जिसने स्वाधीनता संग्राम के समय में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और इंदुमती जी एक बहुत ही धनाढ़ परिवार से आती थी, फिर भी अपने परिवार की परिधि से बाहर निकल करके विदेशी कपड़ों की होली जलाना, और अपने मखमली सुंदर सा एक उनका वस्त्र था जिसकी उन्होंने होली जलाने पर अपने परिवार से काफ़ी विरोध भी झेला था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें परिवार से विरोध झेलने के बाद भी स्वाधीनता और स्वाधीनता के साथ में माँ माटी का संरक्षण करने में अपने जीवन की आहुति अनेक राजस्थान की महिलाओं ने दी है। निमिषा जी, कार्यक्रम अंतिम चरण में है। आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि इस दौर में जबकि देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, वो दौर बहुत पीछे रह गया जब ये कहा जाता था कि महिलाएं चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है शिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में कुछ स्थानों पर वो स्थिति बनी हुई होगी, लेकिन इस दौर में किस प्रकार की चुनौतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? विवेकानंद जी, चुनौतियां तो हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन उनका सामना करते हुए अपना स्थान बनाए रखना, तो यहाँ अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी बाड़मेर की हमारी श्रीमती रमा देवी जी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी भाषा में अपनी स्पीच दी और आज अनेक महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं। या जोधपुर की मधु वैष्णव, जो नीदरलैंड की महारानी के कपड़ों को सिलती हैं। ऐसे अपने कुटीर उद्योगों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली महिलाओं की सैकड़ों महिलाएं हैं, जिनमें से दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आज की 21वीं सदी के युग में जहां पर बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और उसके साथ में निश्चित तौर पर चुनौतियां भी बढ़ी हैं, तो उनका सामंजस्य हो, अपने कर्तव्यों के साथ में आप सामंजस्य बैठाएं और सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बनाए रखें। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बात राजस्थान की वीरांगनाओं की करते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। बात हमने कालीबाई की बात हमने अंजना देवी की भी की और तमाम हमने राजस्थान की वीरांगनाओं की चर्चा की। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाएं तो वास्तव में वैसे ही सशक्त होती हैं और कुछ परेशानियां, कुछ परिस्थितियों के कारण यदि आती हैं तो उनसे भी यदि संघर्ष किया जाता है तो उस संघर्ष से पार पाकर आगे की जो यात्रा है, आगे की जो राह है वो सुखद है और वो सुखद राह इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी मददगार होती है। राष्ट्र निर्माण और राजस्थान की वीरांगनाएं, इस विषय पर निमिषा जी आपने बहुत ही रोचकता से सवालों के जवाब दिए, नई नई जानकारियां आपने दर्शकों के समक्ष रखी। आप स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।